नमस्ते दोस्तों। प्रेमचंद का कहानी साहित्य पर दृष्टि डालना ही मेरा उद्देश्य है। आइए देखेंगे प्रेमचंद का कहानी साहित्य। प्रेमचंद की प्रतिभा कहानी कला में खिल उठी है। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। उनका कहानी साहित्य इतना व्यापक एवं समृद्ध है कि समूचा एक युग समा गया है उसमें। प्रेमचंद के कहानी साहित्य को 3 विभिन्न अवस्थाओं में बांट सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था 1907 से 1920 तक, मध्यम अवस्था 1920 से 1930 तक एवं अंतिम अवस्था 1930 से 1936 तक। उनकी कहानी कला केवल वस्तु के स्तर पर ही विकसित नहीं वरन कलात्मक स्तर पर भी विकसित हुई। प्रेमचंद के युगांतरकारी व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर कमल किशोर गोयंगा ने उन्हें वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, तुलसीदास और कबीरदास की परंपरा की कड़ी बताते हैं। प्रेमचंद ने पुरातन भारतीय चेतना से लेकर प्रायः समस्त आधुनिक पश्चिमी भावधाराओं को अपनी कृतियों में समाहित किया है। जो काम बंगला कहानी साहित्य में टैगोर ने किया, वही काम हिंदी साहित्य के लिए प्रेमचंद ने किया। सप्त सरोज की कहानियों से लेकर मानस सरोवर प्रथम भाग की कहानियों की रचना विधान की दृष्टि से विविध राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा है। इन परिस्थितियों ने उनके भावपक्ष को उज्जवल बनाया है। ये सप्त सरोज जो है 1917 की रचना है और मानसरोवर प्रथम भाग जो है 1936 की रचना है। 36 में वो प्रकाश में आया है। यह बताया जा चुका है कि सन 19वीं ईस्वी में सरस्वती के प्रकाशन से पूर्व में कहानी का आधुनिक रूप प्रकट हुआ था। प्रेमचंद ने 1901 में उर्दू में 5 कहानियों का संग्रह सोजे बदन नाम से प्रकाशित किया, लेकिन सरकार ने इसे जब्त कर लिया। तत्पश्चात प्रेमचंद ने मजदूर और किसान को अपने साहित्य के केंद्र में स्थान दिया। बाल विवाह, बहुविवाह आदि सब सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनका तीव्र आंदोलन था। इनकी सभी सामाजिक कहानियां तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश करती है। 1920-30 काल की कहानियों में सत्य और सुंदर के सामंजस्य को प्रधानता दी गई है। प्रारंभिक कहानियों में प्रेमचंद आदर्श की स्थापना में दिलचस्प रहे, परंतु बाद में वे यथार्थोन्मुख हो गए। स्वयं प्रेमचंद ने बताया, हमने इन कहानियों में आदर्श को यथार्थ से मिलाने की चेष्टा की है। आदर्श को यथार्थ से मिलाने की चेष्टा की है। उनका यह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद गांधीवाद से प्रभावित है। सत्याग्रह, ब्रह्म का त्याग, महातीर्थ, जेल आदि इसलिए श्रेष्ठ उदाहरण है। मैक्कू में मद्य निषेध का संदेश है। इस प्रकार ऊपर बताई गई सभी कहानियों की शिल्प विधि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बुनियाद पर विकसित की गई है। हिंदी कहानियों के तीसरे चरण में मनोवैज्ञानिक विवेचन को स्थान मिल गया। जीवन के यथार्थ और स्वाभाविक चित्रण के जरिए स्वाभाविक चित्रण को कहानीकारों ने प्रधानता दी है और यथार्थ की स्थिति मूल्य को उत्तम बना देती है। यहाँ यथार्थ धरातल और यथार्थ भावभूमि के पीछे आर्थिक समस्या मुख्य हो गई है। यहाँ की यथार्थवादिता मुख्यतः आर्थिक धरातल से बोल रही है, सामाजिक धरातल से नहीं, क्योंकि प्रेमचंद ने स्पष्ट रूप से देख लिया था, अनुभव कर लिया था कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं के पीछे आर्थिक व्यवस्था का मुख्य हाथ है। प्रेमचंद के इन दृष्टिकोणों के पीछे किसी भी तरह से मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा नहीं थी, बल्कि यह प्रेमचंद का स्वयं का अनुभव था। वे स्वयं इसके बहुत बड़े शिकार बन रहे और ग्रामीणों तथा मजदूरों के बीच तथा मध्य एवं निम्न वर्ग के बीच में रहकर उन्होंने इनकी कटुता भी देखी है। प्रेमचंद की कहानियों का भावपक्ष अत्यंत उज्जवल है। सामान्यतः इनकी कहानियों का भाव ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, व्यक्तिगत स्तरों में फैला हुआ है।
अपने प्रारंभिक काल में उन्होंने रानी सारंगा, राजा हरदौल, मर्यादा की वेदी, जुगनू की चमक आदि कहानियां ऐतिहासिक तथ्य तथा संवेदना से लिखी हैं। मुस्लिम शासनकाल के वैभव, ऐश्वर्य और पतन के भाव पक्षों से शतरंज के खिलाड़ी, दिल की रानी, लैला आदि कहानियों की रचना की है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का अभिमत है कि राष्ट्रीय भावधारा पर लिखी हुई कहानियां प्रेमचंद की सुंदर और कलात्मक कहानियां हैं। सुहाग की साड़ी, सत्याग्रह, तामवान, विचित्र होली, अनुभव आदि कहानियां राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत हैं। ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, सदगदी, मंदिर आदि कहानियों में अछूतोद्धार की आवाज है तथा गांधीवाद को भी स्पष्ट किया गया है। सतगदी, दुर्गा का मंदिर, सफेद खून, वेश्या, ठाकुर का कुआं आदि सर्वोत्कृष्ट व्यंग्यात्मक और संवेदनात्मक कहानियों में अछूत समस्या और उनकी कहानियों में जो है अछूत समस्या के साथ साथ और बहुत सारे अन्य समस्याओं को पिराने का प्रयास उन्होंने किया है। तो अछूत की समस्या के साथ साथ वेश्या समस्या आदि सामाजिक समस्याओं को स्थान दिया है। वैवाहिक जीवन से संबंधित पति पत्नी, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, वृद्ध विवाह, बहुविवाह आदि बातों की चर्चा क्रमशः शांति, धिक्कार, बालक, कायर, नरक का मार्ग और सौत कहानियों में की गई है। अंधविश्वास, पंडा और साधु समस्या के विरोध में प्रेमचंद ने सुभागी, केसर, भूत, मनुष्य का परम धर्म, गुरु का मंत्र आदि कहानियां लिखी। शंखनाद से संयुक्त परिवार की समस्याएं चित्रित की गई हैं। लेखन में प्रवेश करते समय प्रेमचंद आदर्शवादी थे, कर्तव्यपरायण थे और मित्रता, देश सेवा आदि मानव धर्मों की प्रतिष्ठा ही उनकी कई कहानियों में हम देख सकते हैं। असत पर सत की विजय दिखाकर प्रेमचंद ने आदर्श की स्थापना की है। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, परीक्षा, उपदेश आदि कहानियां सत की विजय हम उन कहानियों में देख सकते हैं। अपने विकास काल की कहानियों में उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थ की स्थापना की है। ईश्वरीय न्याय, धर्म संकट, लाल फीता, आत्माराम आदि कहानियां मनोवैज्ञानिक पक्ष लिए हुए यथार्थ पर आधारित हैं। कहानी का अंत आदर्शोन्मुख है। इस काल के कुछ कहानियों में विशुद्ध यथार्थवाद अभिव्यंजित किया गया है। बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात आदि कहानियां यथार्थवादी हैं। उत्कर्ष काल में प्रेमचंद का दृष्टिकोण यथार्थवाद पर स्थिर हो गया। कफन, नशा, पूस की रात, मिस पद्मा, कुसुम आदि कहानियां उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण स्पष्ट करती है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के मत में कफन में जीवन का नग्नतम यथार्थ अट्टहास कर उठा है। न जाने कब से सूखे, पिपासित, आश्वानित और दुखी माधव और खीसू जब बुधिया के लिए चंदे से बाजार में 5 रुपए का कफन लेने जाते हैं, वहां एकाएक अपनी सारी झूठी मर्यादाओं, मान्यताओं को भूलकर अपनी आत्मा की यथार्थतम भूमि पर उतर पड़ते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद आखिर यथार्थ की भूमि पर जम गए। उनकी कहानी कला को संवारने में पाश्चात्य और पौरस्त्य कहानी कलाओं का सम्मिलित योग हुआ। पश्चिम के मोपसा, जोला, रूस के टोल्स्टॉय जैसे प्रतिभावान कहानी लेखकों की कहानियां उन्होंने पढ़ी। फास्ट का यथार्थवाद और टोल्स्टॉय का आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इनके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक बने। प्रेमचंद के कथाकार व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए श्री गोविंद मिश्र ने साहित्य का संदर्भ में उचित ही लिखा। प्रेमचंद सिर्फ एक शुरुआत थे, बेहद महत्वपूर्ण शुरुआत। अगर ऐसा न होता तो जैनेन्द्र, अज्ञेय, रेणु, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती और दूसरे कथाकारों में हिंदी कथा साहित्य के जो नए आयाम खुले हैं न खुलते। प्रेमचंद या किसी बड़े साहित्यकार की महानता भी इसमें नहीं होती कि साहित्य की कोई विधा
उसमें पहुंचकर खत्म ही जाता है, बल्कि इसमें होती है कि वो एक भाषा या विधा में इतनी स्फूर्ति फूंक देता है कि धारा वेगवती होकर मीलों आगे चलती है। तो धन्यवाद।